हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल प्रजापत है और मैं आज से अपना नए यूट्यूब चैनल पिचाई वाले भैया के ऊपर नए एजुकेशनल वीडियो जो है शीत युद्ध का दौर या शीत युद्ध की घटनाओं का कालक्रम पूरा मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। शीत युद्ध, देखिए दोस्तों, अपने साथ एक नोटबुक लेकर साथ में बैठें ताकि आप सारी डेट्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो एक साथ अपने नोटबुक में लिख सकें। शीत युद्ध विश्व की ऐसी घटना जिसका एक अपना अलग दौर था। देखिए, शीत युद्ध को पढ़ने से पहले, किसी भी घटना को पढ़ने से पहले उसके आधार के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना आधार के किसी भी घटना को जानना मतलब संभव नहीं है। देखिए, आधार था, आधार, इसका आधार तो लेंगे, इसमें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ सभी सम्मिलित होते हैं। हम पहले प्रथम विश्व युद्ध से लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। देखिए, अगर प्रथम विश्व युद्ध की अगर कालक्रम की बात की जाए, कहाँ से कहाँ तक चला था, तो प्रथम विश्व युद्ध चला था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। देखिए, 28 जुलाई 1914 क्या होता है? 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया जो है सर्बिया के ऊपर आक्रमण करता है। अब आक्रमण क्यों करता है, इसका तात्कालिक कारण जान लेते हैं। ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, उनका नाम था आर्चड्यूक फर्डिनेंड। देखिए, ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे आर्चड्यूक फर्डिनेंड। वो उनकी पत्नी के साथ वे बोस्निया की राजधानी सरायेवा की यात्रा कर रहे थे। बोस्निया की इसे सराजेवा भी बोलते हैं, आप सरायेवा भी लिख सकते हैं। सरायेवा की यात्रा पर थे। जब सरायेवा की यात्रा के दौरान जब एक पुल से गुजर रहे थे, तब उस समय दो सर्ब नागरिकों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। यह उस समय का तात्कालिक कारण था, द्वारा आर्चड्यूक फर्डिनेंड उनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। तो उस समय ऑस्ट्रिया ने क्या किया? ऑस्ट्रिया ने बिना किसी सोचे समझे अपने राजा का बदला लेने के लिए सर्बिया के ऊपर आक्रमण करना ही उसका एक बदला लेना है, इसको सही समझा। तो उसने बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के सर्बिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण किया गया, सर्बिया के ऊपर आक्रमण किया गया 28 जुलाई 1914 को। देखिए, इस आक्रमण करने से क्या हुआ? 28 जुलाई 1914 को आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में इसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है। अब देखिए, क्या होता है कि सर्बिया के ऊपर बिना किसी कानूनी कार्रवाई के आक्रमण करना और ऑस्ट्रिया का इस तरह बर्ताव करना और विश्व के तमाम शक्तिशाली देशों की बातों को नज़रअंदाज करना, इससे ये परिणाम निकला कि सर्बिया के साथ बहुत सारे देश जुड़ गए और उन देशों का गठबंधन कहलाया सहभागिता या सहभागी गठबंधन देश, सहभागिता भी कह सकते हैं, सहभागी गठबंधन देश कह सकते हैं। देखिए, आगे चलकर यह गठबंधन देश जो है एक मित्र राष्ट्र देश के रूप में जाने गए। द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा हूँ मैं। मित्र राष्ट्र या मित्र गुट, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, मित्र राष्ट्र के रूप में जाने गए थे। इसमें कौन कौन से देश थे? प्रमुख देश थे USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जापान जो है वो दूरी राष्ट्र के अंदर चला जाता है। रूस और फ्रांस, ये सभी जो देश एकजुट होकर सर्बिया की सहायता करने के लिए आ जाता है। और जो ऑस्ट्रिया की सहायता करने के लिए ऑस्ट्रिया के साथ जो देश सम्मिलित होते हैं, उन देशों का नाम है, प्रमुख रूप से सहायता करने वाला जर्मनी, हंगरी,
बुल्गारिया, खिलाफत ए उस्मानिया, एक राष्ट्र का नाम है खिलाफत ए उस्मानिया, खिलाफत ए उस्मानिया। देखिए आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, करीबन ये 1 घंटे के आसपास भी हो सकता है। खिलाफत जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, खिलाफत उस्मानिया और एक है इटली। देखिए इन देशों के गठबंधन को कहा गया, इन देशों के जो गठबंधन है उनको कहा गया सहभागी केंद्रीय शक्ति, सहभागी केंद्रीय शक्ति देश, सहभागी केंद्रीय शक्ति देश। देखिए सहभागी केंद्रीय शक्ति देश जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, खिलाफत उस्मानिया, इटली को कहा गया और यूएसए को कहा गया सहभागिता गठबंधन देश। अब देखिए परिणाम ये रहा कि इसमें विजय किसकी होती है, इनमें विजय जो होती है सहभागी गठबंधन देशों की होती है और परिणाम स्वरूप विजय होने के बाद ये जो देश हैं इनके ऊपर करारोपण करते हैं, इनके ऊपर इतना ज़्यादा करारोपण करते हैं, इनके दोनों के बीच में एक संधि स्थापित होती है। मुख्य रूप से वो संधि का जो ज़्यादातर लोड है वो जर्मनी के ऊपर पड़ता है। देखिए वो संधि होती है उसे कहते हैं वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक संधि है, बहुत प्रसिद्ध संधि है वर्साई की संधि, आपको याद रखना है वर्साई की संधि। देखिए मुख्य रूप से जर्मनी के साथ की गई थी और इसमें यूएसए, ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस मतलब सहभागिता गठबंधन देशों के द्वारा जर्मनी के साथ की गई थी। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई थी 28 जून 1919 को, 28 जून 1919 को। अब देखिए जर्मनी के साथ संधि कर दी गई, कोई बात नहीं थी, प्रथम विश्व युद्ध जो है खत्म हो गया था और यहाँ पे जर्मनी के ऊपर इतना करारोपण कर दिया कि जर्मनी अपने आगामी 2 दशक तक भी अपनी जो अर्थव्यवस्था को काबू में नहीं कर सकता था। जर्मनी के निवासियों के लिए अपमानजनक संधि थी क्योंकि जर्मनी के लोग अपने आप को सभी राष्ट्रों से उच्च मानते थे, वो यहूदियों को कमज़ोर मानते थे और जरूरी यहाँ पे ऐसा दिख रहा था कि वर्साई की संधि इतनी अपमानजनक थी कि विद्वानों ने यहाँ तक कहना प्रारंभ कर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध होना संभव है, द्वितीय विश्व युद्ध होगा, यहाँ तक भविष्यवाणी कर दी थी। अब देखिए 28 जून 1919 को ये संधि हो गई थी। उसके बाद में सभी विश्व के तमाम देशों को लगा कि वास्तव में एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए जो विश्व को सही अर्थों में कंट्रोल कर सके, मैनेजमेंट कर सके और कोई भी आगामी ऐसी प्रथम विश्व युद्ध जैसी ऐसी घटना ना हो, ताकि सभी देशों के लोग जो प्रभावित हुए थे, लाखों सैनिक मारे गए थे, लाखों की संख्या में, करीबन दोनों संख्या में 20-20 लाख के आसपास जो है सैनिक जो मारे गए थे, नागरिकों को बहुत ज़्यादा नागरिक भी मारे गए थे साथ में। और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था भी 1930 के दशक में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था। और देखिए उसके बाद में पेरिस में एक शांति सम्मेलन होता है। पेरिस शांति सम्मेलन ये निर्णय लिया जाता है कि हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे जो इन सभी को एक साथ ले सकें। तो क्या होता है, पेरिस शांति सम्मेलन के द्वारा पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित होता है। पेरिस शांति सम्मेलन देखिए 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हो जाता है और पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन होता है 25 जनवरी 1919 को। और यहाँ पे एक ऐसी संस्था का निर्माण का प्रस्ताव रखा जाता है और यहाँ पे प्रस्ताव भी रखा जाता है और 25 जनवरी 1919 को राष्ट्रसंघ की स्थापना भी कर दी जाती है। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना 25 जनवरी 1919 को कर दी जाती है और राष्ट्रसंघ का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य जो है विश्व शांति, इसका मुख्य कार्य जो है विश्व शांति बनाए रखना है। देखिए अब इतना सब कुछ होने जाने के बाद में भारत की अर्थव्यवस्था बताता हूँ। 1928 के समथिंग इसका विघटन हो जाता है। ये अपने कार्यों को कुछ देशों के तक संक्षिप्त रखती है क्योंकि राष्ट्रसंघ जो है कुछ देशों का कार्य करता है, मतलब कुछ देश इसके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। प्रभुत्व स्थापित इसलिए कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसमें जो पैसे देते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं
वो कुछ देशों को दाद दिया जाता है, उनमें जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये प्रमुख देश थे। तो इन्होंने अपने हिसाब से राष्ट्रसंघ को चलाना स्टार्ट कर दिया और विश्व के अनेक देशों की जो भी कार्य करने थे उनको अपने हिसाब से करना प्रारंभ किया था। इसलिए इसका समापन भी, विघटन भी सामने दिख रहा था। इसकी कमियों के कारण इसका विघटन हो गया था और 1928-30 के अंदर विश्व जो पूरी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। अब देखिए, अब आगे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ होता है, कैसे प्रारंभ होता है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होना, इसके बहुत सारे कारण थे। एक तो थी वर्साई की संधि, दूसरा जर्मनी के साथ इतने भेदभावकारी नीति के साथ जो संधि की गई थी, तो जर्मनी के निवासियों का विद्रोह, जो जनता का विद्रोह है, वो एक साथ एक ही लय के साथ वापस दूसरे देशों के सामने आना निश्चित था। देखिए, जर्मनी के अंदर 1939 में समय हिटलर का शासन था और हिटलर की नीतियां जो थी, विचारधारा कह सकते हैं आप, नाजीवादी थी और नाजीवादी विचारधारा हिटलर की थी। और हिटलर को साथ देने वाला एक और देश था, वो था इटली। इटली के अंदर उस समय मुसोलिनी का शासन था। मुसोलिनी, और मुसोलिनी की जो विचारधारा थी वो थी फांसीवादी। अब देखिए, मुख्य तो नोट करने की बात यह है कि दोनों ही तानाशाह थे, दोनों विचारधारा की समानता ये है, तानाशाही, साम्राज्यवादी, हस्तक्षेपवादी, निरंकुश, राष्ट्रहित पहले। राष्ट्रहित पहले का मतलब यह नहीं, राष्ट्रहित पहले का संबंध तो सभी देश करते हैं, लेकिन राष्ट्रहित पहले का संबंध यह है कि राष्ट्रहित ही सर्वोच्च, मानव कल्याण। यहां मानव कल्याण का मतलब मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि मानव कल्याण से दूर, मतलब उनके मानव कल्याण की भावना नहीं थी, वो सिर्फ राष्ट्र हित को ही अपना सर्वोच्च कानून मानते थे। और राष्ट्र के मतलब जर्मन के जो तानाशाह थे हिटलर, वो जर्मनी के लोगों के लिए सभी कुछ करना चाहते थे। उनके भारत के निवासी, ब्रिटेन के निवासी, इंग्लैंड के निवासी, कुछ ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, अमेरिका, सब कुछ, तो सभी के निवासी उनके लिए इतना महत्व नहीं रखते थे जितना सिर्फ जर्मन के नागरिक ही महत्व रखते थे। देखिए, मुसोलिनी की विचारधारा भी सेम यही थी, फांसीवादी विचारधारा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सत्ता में तो लोकतंत्र के माध्यम से आए, लेकिन फिर बाद में संविधान के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद संविधान को अपने हिसाब से चलाना प्रारंभ कर दिया। देखिए, अब क्या होता है, देखिए 1 सितंबर 1939 को जर्मनी, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करता है। पोलैंड पर आक्रमण करता है। देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि पोलैंड पश्चिमी यूरोप का एक देश है और पश्चिमी यूरोप में फ्रांस भी एक महाशक्ति के रूप में उसमें उभर रहा था और फ्रांस कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी उसकी क्षेत्र में एकमात्र शक्ति के रूप में उभरे और वो पोलैंड के ऊपर आक्रमण करते ही फ्रांस ने क्या किया, पोलैंड का समर्थन है, पोलैंड के समर्थन ने वापस जर्मनी को आक्रमण कर दिया और यहाँ से शुरू होता है द्वितीय विश्व युद्ध। यह द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण है। किसके ऊपर आक्रमण करता है? जर्मनी के ऊपर आक्रमण कर देता है। अब देखिए, यहाँ से गुट बनने स्टार्ट होता है। गुट बनने स्टार्ट होता है कि जब फ्रांस जो है पोलैंड के समर्थन में जर्मनी के ऊपर आक्रमण करता है, फिर जर्मनी के सहयोग में वापस बहुत सारे देश आ जाते हैं। उसमें जो प्रमुख देश हैं
वो इटली जापान, इटली जापान। देखिए अब पहली बात की जाए जर्मन इटली जापान, जर्मन इटली जापान, तो इनको संक्षिप्त रूप में एक ट्रिक से समझा जाता है। मतलब इनको तीनों की राजधानी के हिसाब से रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी के रूप में इनको जाना जाता है। इटली की राजधानी रोम, जर्मन की राजधानी बर्लिन और जापान की राजधानी टोक्यो। तो रोम, बर्लिन, टोक्यो से नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनका जो आधिकारिक नाम है, इनकी गुट का आधिकारिक नाम है धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। अब जो फ्रांस और पोलैंड आक्रमण के दौरान जो इनके समर्थन जो राष्ट्र आए थे, उनमें थे प्रमुख रूप से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। ये जो राष्ट्र थे प्रमुख रूप से पोलैंड और फ्रांस की सहायता के लिए आए थे। और इनका जो गठबंधन का नाम रखा गया था, उनके गठबंधन का नाम था मित्र राष्ट्र। मतलब विश्व वापस दो गुटों में बट गए, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों में। अब देखिए, अब हम आगे समझते हैं। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले या उतारते रहे नोटबुक में, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती रहें। आप मेरे वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो जरूर मुझे यकीन है कि आपको ये सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्र संघ, ये घटनाएं एजुकेशन में बहुत सारे कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी आती हैं। अब देखिए, अब जो मुख्य घटना जो होती है उसमें आग में घी डालने का काम करने वाली घटना, वो थी 7 दिसंबर 1941 को। 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के वाशिंगटन में, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, अमेरिका के वाशिंगटन में वार्ता चल रही थी, जापान वाशिंगटन वार्ता, जापान वाशिंगटन वार्ता चल रही होती है, जापान वाशिंगटन वार्ता चल रही होती है। और इसी वार्ता का जो लाभ उठाकर जापान जो है अमेरिका के पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को आक्रमण करता है। अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण करता है। देखिए, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने जो अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था, अमेरिका का पर्ल हार्बर, इसमें 2400 से समथिंग नागरिक मारे जाते हैं, नागरिक व सैनिक जो है 2400 समथिंग मारे जाते हैं। ये अमेरिका के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक जानी जाती है। देखिए, अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरने वाला था। जापान ने अमेरिका को अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया इस पर्ल हार्बर के द्वारा। लेकिन अमेरिका भी शांत रहने वाला नहीं था। अमेरिका ने अपना पहला परमाणु परीक्षण, मतलब विश्व का पहला परमाणु परीक्षण विस्फोट जिसे बोलते हैं, वो जुलाई 1945 में अमेरिका अपना पहला परमाणु परीक्षण करता है। यूएसए परमाणु परीक्षण। देखिए, अमेरिका अपना पहला परमाणु परीक्षण करता है। परमाणु परीक्षण करने का मुख्य रीजन यही था कि वो अपनी शक्ति, देखिए यहाँ तक आते समय, अगर हम बात करते हैं 1941 से यहाँ तक, तो करीबन 4 साल हो जाते हैं। और 4 साल के बाद अमेरिका वापस अपना बदला जापान से क्यों लेगा, ये मुख्य पॉइंट है। मुख्य पॉइंट इसलिए है कि अमेरिका दिखाना चाहता था कि मैं एक महाशक्ति हूँ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में द्वितीय मोर्चे का जो प्रश्न है, जो होगा कि सेकंड नंबर पे कौन रहेगा, द्वितीय विकल्प के रूप में कौन रहेगा, वो अमेरिका नहीं रहना चाहता, अमेरिका प्रथम रहना चाहता था। इसलिए दुनिया को बताने के लिए और सभी जो विपक्ष के राष्ट्र थे उनको बताने के लिए, और उनके जो पक्ष के राष्ट्रपति थे उनको भी ये बताने के लिए उसने जापान के ऊपर परमाणु मिसाइल हमला किया। अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर आक्रमण करता है। देखिए, आक्रमण की जो घटना है, हिरोशिमा और नागासाकी को आक्रमण करता है, इससे जापान पूरी तरह तहस-नहस हो जाता है। जापान के 80,000 नागरिक सैनिक, उस समय यहाँ पे नागरिक और सैनिक मारे जाते हैं।
और अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा जाती है कि जापान एक दशक तक भी वापस उठने की कगार पर नहीं आता। लेकिन फिर भी जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ाई कि जापान ने अब वर्तमान में जापान जो है अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था में टॉप 10 के अंदर, टॉप 5 के अंदर भी आ रहा है। और हालांकि इंडिया से अब में उसी समय चला गया था जब उसने हिरोशिमा नागासाकी मतलब अमेरिका ने उसके ऊपर आक्रमण किया था। उसके बाद से ही वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता जा रहा था। देखिए अब यहाँ से जो है, यहाँ पे करीबन शीत युद्ध, जो शीत युद्ध का प्रारंभ किया अवशेष हमें यहाँ से मिलने प्रारंभ हो जाता है। देखिए अगर बात की जाए, ये परमाणु मिसाइल हमला करने के बाद वापस सभी राष्ट्रों को लगा कि नहीं, राष्ट्र संघ तो असफल हो गया, अब ऐसी एक संस्था का निर्माण आवश्यक हो गया जो विश्व में वापस शांति कायम कर सके। लेकिन एक संस्था का, हाँ हालांकि एक संस्था का निर्माण किया गया था, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन जिसे बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अपना अगला वीडियो लेके आऊँगा, उसमें विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को होती है और इसके संस्थापक देश उस समय 51 थे, इसमें भारत भी सम्मिलित, भारत भी शामिल था। इसके 6 अंग थे, 6 अंग हैं वर्तमान में, और इसमें 5 सदस्यों को वीटो का अधिकार दिया गया था, 5 देशों को वीटो का अधिकार दिया गया था, 5 देशों को वीटो का अधिकार दिया गया था, वीटो, जिसमें फ्रांस। वीटो का मतलब ये होता है कि इन देशों की इच्छा के विपरीत कोई भी काम नहीं होगा। और इसके साथ ही अस्थायी सदस्य भी बनाए गए थे, 10 अस्थायी सदस्य उसमें बनाए गए थे। कुल मिलाकर 15 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य जो मुख्य कार्य करते हैं इसमें। देखिए 5 देशों को वीटो का पावर दिया गया था, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। देखिए चीन को 1972 में वीटो का पावर दिया गया था और अमेरिका ने उसको मान्यता दी, 1972 में ही उसको मान्यता दी थी। और 5वें नंबर पे यूएसए, अमेरिका। और रूस में इसका उपयोग जो कर रहा था वो यूएसएसआर, फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा आगे। यूएसएसआर यूनियन, इसका फुल फॉर्म है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, संयुक्त राज्य गणराज्य, सोवियत संघ जिसे बोलते हैं, सोवियत संघ। इसमें इसकी रिपब्लिक संयुक्त राज्य गणराज्य, संयुक्त राज्य गणराज्य इसके नाम से जाना जाता है इसमें। और इसका नाम जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका से बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए अब है शीत युद्ध। अब हम हमारे टॉपिक पर पहुंचते हैं ताकि हम हमारा विषय शुरू कर सकें। शीत युद्ध, शीत युद्ध पहले अर्थ से लेंगे। अर्थ, शीत युद्ध का अर्थ। देखिए शीत युद्ध का जो अर्थ है, पहले बार बात करेंगे शीत। शीत शब्द का प्रथम प्रयोग जो किया था एक अमेरिकी लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल 1945 में इसका प्रथम प्रयोग किया था। जॉर्ज ऑरवेल ने शीत का प्रयोग किया था पहला, शीत युद्ध का प्रयोग नहीं किया था। शीत का मतलब कोल्ड का पहला प्रयोग किया अपने प्रकाशन 1945 में किया था। अगर बात करें शीत युद्ध की, शीत युद्ध का जो पहला प्रयोग जो है शीत युद्ध का, अपने भाषण, कैरोलिना एक देश है, कैरोलिना के विधानमंडल में जो अपने भाषण के दौरान बर्नार्ड एम बरूच ने, अपने भाषण के दौरान बर्नार्ड एम बरूच ने 1947 में शीत युद्ध का प्रयोग किया था। देखें शीत युद्ध का जो रण क्षेत्र है, रण क्षेत्र अगर बात करें, रण कहाँ पे शीत युद्ध लड़ा जाता है, तो रण क्षेत्र है मानव का मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क।
देखिए शीत युद्ध को स्नायु युद्ध भी कहा जाता है, स्नायु युद्ध, स्नायु युद्ध मतलब वार ऑफ नर्व्स, नर्व्स, वार ऑफ नर्व्स, मनोवैज्ञानिक युद्ध, मानव के मस्तिष्क के ऊपर आक्रमण करने वाले युद्ध, के मानव के मस्तिष्क के साथ लड़ा जाने वाले युद्ध, इसे कहते हैं मानव मस्तिष्क में मनो द्वारा, मनो मतलब विचार, नर्व्स, मनो द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध। मानव मस्तिष्क में मनो द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। इसे कहते हैं कोल्ड वार, इंग्लिश में इसे कहते हैं कोल्ड वार। देखिए हॉट वार से लगता, हॉट वार का मतलब होता है, हॉट वार का मतलब होता है शस्त्र से लड़ा जाने वाला युद्ध। ये बिना शस्त्र, ये वाकपटुता का युद्ध है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। इससे हम बहुत सारे युद्धों का नाम, जैसे शस्त्र का काम न हो, इसे सशस्त्र शांति का युद्ध भी कहते हैं, सशस्त्र शांति का युद्ध भी कहते हैं। अब देखिए हम आगे, आप उतारते जाना, बहुत काम की चीज़ है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये चीज़ें। अब है कि इसको विभिन्न, इसकी परिभाषा, इसको परिभाषित किस प्रकार किया है, विभिन्न विचार को द्वारा बहुत अच्छे विचारक हैं। इसमें देख लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये एक ऐसा युद्ध है जो दो भीमाकार शक्तियों द्वारा लड़ा जाता है, जो शक्ति संतुलन की अवधारणा को विकसित करता है। उसने कहा था यह दो भीमाकार महाशक्तियां, कह सकते हैं भीमाकार शक्तियों का युद्ध है, भीमाकार शक्तियों का युद्ध है। ये शक्ति संतुलन की क्या है, नवीन अवधारणा है, शक्ति संतुलन की नवीन अवधारणा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये दो भीमाकार शक्तियों का युद्ध है, यह शक्ति संतुलन की नवीन अवधारणा है। और इसके बाद में केपीएस मेनन, देखिए केपीएस मेनन ने भी यही कहा कि वास्तव में शक्ति संतुलन की नवीन अवधारणा है, ये दो भीमाकार शक्तियों के द्वारा लड़ा जाने वाले युद्ध हैं। बल्कि उन्होंने कहा, इसकी दो को इतनी अच्छी तरह से परिभाषित किया उन्होंने कि ये युद्ध दो वर्गों, दो वर्ग कौन कौन से थे, अमीर गरीब, बुजुर्ग वर्ग, श्रमिक वर्ग। दो शासनों का युद्ध था, दो शासनों का युद्ध। शासन कौन कौन से थे, दो। देखिए संसदीय शासन, हमेशा उदारवादी जो देश है वो संसदीय शासन का समर्थन करते हैं, संसदीय शासन का समर्थन करते हैं। और जो साम्यवादी जो देश हैं, साम्यवाद समाजवादी जो देश हैं, वो हमेशा जनवादी, या आप कह सकते हैं एक दलीय जनतंत्र का समर्थन करते हैं, एक दलीय जनतंत्र का समर्थन करते हैं। यहाँ कैसा पूछा है, बुजुर्गा क्या होता है। देखिए बुजुर्ग का मतलब होता है एक विशेष वर्ग जो पूंजी को महत्व देता हो, एक ऐसा वर्ग जो पूंजी को महत्व देता हो, या आप कह सकते हैं बुजुर्ग वर्ग को हम कह सकते हैं कि संक्षिप्त लोगों का वर्ग, जिसमें लोगों की संख्या कम हो। श्रमिक में संख्या कम होती है, श्रमिकों में संख्या अधिक होती है, बुजुर्गों में संख्या कम होती है। उनके ऊपर जो है वो धन के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने वाले व्यक्ति कहते हैं बुजुर्ग वर्ग। अब देखिए ये दो व्यक्तियों का युद्ध था। दो व्यक्ति कौन कौन से थे, उसमें स्टालिन जो है यूएसएसआर का नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ पे जो है जॉन फास्टर डलेस, देखिए मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, जॉन फास्टर डलेस अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है। जॉन फास्टर डलेस जो है अमेरिका के
विधि मंत्री आप कह सकते हैं, वकालत करने वाले, जो साम्यवाद के कट्टर विरोधी आप कह सकते हैं, जॉन फर्स्ट डलेस, इन दो व्यक्तियों के बीच में लड़ा जाने वाला युद्ध था। उन्होंने कहा कि ये दो विचारधाराओं का युद्ध है, दो विचारधाराओं का युद्ध है। देखिए विचारधारा कौन कौन सी थी? एक है समाजवादी और एक थी साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचार, उन्होंने कहा कि ये दो वर्गों का, अमीर वर्ग बुजुर्ग वर्ग है, गरीब सभी वर्गों का युद्ध था। ये शासन दो संसदीय जनवादी एक दलीय जनतंत्र का युद्ध था। दो व्यक्ति स्टालिन और जॉन फर्स्ट डलेस का युद्ध था। दो विचारधारा समाजवादी और साम्यवादियों का युद्ध था। अब देखिए इसके बाद में एक लुई होले नाम के जो विद्वान थे, उन्होंने भी इसको प्रकट किया कि वास्तव में शीत युद्ध क्या था। लुई होले ने अपने विचार दिए थे। लुई होले, देखिए लुई होले ने अपने विचार दिए थे। लुई होले ने अपने विचार जो दिए थे, अपनी पुस्तक थी द कोल्ड वार एज हिस्ट्री। द कोल्ड वार एज हिस्ट्री 1967 में अपनी एक रचना लिखी थी 1967 में। उसमें उन्होंने कहा था, द कोल्ड वार एज हिस्ट्री में उन्होंने कहा था कि ये जो युद्ध है दो महाशक्तियों द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है। तो महाशक्ति द्वारा ऐसी एक रचना है जो हमें तत्कालीन समय की घटनाओं से हमारा ध्यान भटकाने की घटना थी। देखिए उन्होंने कहा कि तत्कालीन समय की कौन कौन सी घटनाओं से ध्यान भटकाने की घटना थी। तत्कालीन समय की घटनाएं थी कोरिया संकट, ध्यान देने के बाद कोरिया संकट 1950 से 1953 के बीच में हुआ था। फिर वियतनाम संकट जो 1955 से शुरू हुआ और 1975 तक चला। फिर अरब इजराइल युद्ध। देखिए अरब इजराइल युद्ध दो चरणों में चलता है। पहला चरण जो होता है 1948 में और दूसरा जो है 1967 में। देखिए फिर बाद एक और हमारा मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा, कश्मीर मुद्दा भी उसमें प्रचलित था, क्योंकि 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो यूएनओ में सुरक्षा परिषद में अपना मुद्दा लेके जाते हैं, कश्मीर का मुद्दा, ये भी एक मुद्दा था। इसका भी ध्यान भटकाने का, क्योंकि वो सभी को अपने रूप जो दो महाशक्तियां थी, जो उन्होंने लुई होले ने कहा था कि सभी को अपने साथ सम्मिलित करना चाहती थी। ये चाहती थी कि जितना बड़ा हो सके हमारा गुट होना चाहिए, हमारा एक का आधिपत्य स्थापित करने का उनका प्रयास था। लेकिन उन्होंने इन सभी घटनाओं को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। देखिए कश्मीर विवाद जो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा इसको हल कर दिया गया। देखिए अब जो हम आएंगे कि इसके कारण क्या थे, उन्होंने अपने अनुसार परिभाषित कर दिया। इनके कारण जो थे, कारण अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। अब एक कारण में ये होगा कि इसके बहुत सारे कारण हैं। यूएसए और यूएसएसआर के बनने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ऐतिहासिक कारण से शुरू करें। ऐतिहासिक कारण तो ये था, पहला कारण लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि आप अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहें। पहला है ऐतिहासिक कारण। देखिए ऐतिहासिक कारण में पहली घटना 1917 की बोल्शेविक क्रांति। 1917 की बोल्शेविक क्रांति, और एक है 1924 में ब्रिटेन द्वारा रूस को मान्यता। देखिए बोल्शेविक क्रांति के बाद में क्यों इतनी लेट ब्रिटेन ने मान्यता दी, इसका एक रीज़न ये था कि ब्रिटेन कभी नहीं चाहता था कि साम्यवाद का प्रसार ब्रिटेन में हो, क्योंकि उसकी सीमा जो रूस जो ब्रिटेन की अपने महाद्वीप में भी है, तो ये कभी नहीं चाहता इसलिए उसने इतनी लेट मान्यता दी। और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, उसने 1933 में अमेरिका ने बोल्शेविक क्रांति में रूस के जो गणराज्य है उसको मान्यता दी थी 1933 में यूएसए द्वारा दी। ये भी तत्कालिक कारण है। लेकिन एक बार ध्यान देने की बात यह है कि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों मिलकर रूस को एक मान लीजिए कि साम्यवाद का जनक मानते थे। साम्यवाद जनक की रूस ही है,
माना रूस के जो जितने कितने भी जो विद्वान थे, स्टालिन जो साम्यवाद को जो बढ़ाने वाले व्यक्ति थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि साम्यवाद का प्रसार जो है अमेरिका और ब्रिटेन में भी हो, इसलिए उन्होंने इनको मान्यता देने में देरी की थी। अब देखिए दूसरा जो कारण है वो है याल्टा सम्मेलन की अवहेलना या याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा समझौते की अवहेलना, देखिए दो समझौते हुए थे ब्रिटेन रूस और अमेरिका के बीच में। एक तो याल्टा सम्मेलन था जो फरवरी 1945 में हुआ था, एक पोट्सडम सम्मेलन जो था वो अगस्त 1945 में हुआ था। उन दोनों सम्मेलनों की जो अवहेलना करनी सोवियत संघ ने शुरू कर दी थी। हालांकि तीनों देशों की सहमति सम्मेलन हुआ था, जो समझौते हुए थे, जो तीनों को साथ साथ में पालन करने थे। सम्मेलन में समझौते में ये कहा गया था कि जो जो देश द्वितीय विश्व युद्ध में स्वतंत्र होंगे उन देशों में लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी, उन देशों में तानाशाही तंत्र को हटाकर लोकतांत्रिक रूप से वापस शासन व्यवस्था संचालित की जानी चाहिए। लेकिन साम्यवादी देश यूएसआर ने क्या किया, उस समझौते की अवहेलना करते हुए वहां पे अपने हिसाब से शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। अब देखिए याल्टा सम्मेलन जो हुआ था, याल्टा समझौता जो हुआ था वो हुआ था फरवरी 1945 में, और एक और सम्मेलन, एक और जो समझौता था उसका नाम था पोट्सडम समझौता। पोट्सडम समझौता पोट्सडम समझौता जो हुआ था अगस्त 1945 में। देखिए दोनों के बीच में दो समझौते हुए थे और इस समझौते में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे, तीन व्यक्ति थे, तीनों देशों के शिखर कह सकते हैं, सर्वोसर्वा शासनाध्यक्ष जिसे बोलते हैं। इसमें थे रूजवेल्ट, इन्होंने यूएसए का नेतृत्व किया था। चर्चिल, इन्होंने ब्रिटेन का नेतृत्व किया था। और यहाँ थे स्टालिन, जिन्होंने यूएसएसआर का नेतृत्व किया था। और यहाँ पे दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन यहाँ ये बदल जाते हैं। यहाँ पे ट्रूमैन नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं अमेरिका के, और चर्चिल और स्टालिन। अब देखिए समझौता क्या था। समझौता यह था कि पोलैंड के ऊपर उस समय जब पोलैंड स्वतंत्र होगा तो वहां पे उनके सामने दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी कि अब कौन कौन सी शासन व्यवस्थाएं हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं। तो एक शासन व्यवस्था थी लुब्नीन, जिसका नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर के, जो यूएसएसआर साम्यवादी देश हैं, उसकी तरह की शासन व्यवस्था यहाँ पे स्थापित होनी चाहिए। और एक शासन व्यवस्था थी लंदन, मतलब संसदीय शासन व्यवस्था, और इसका समर्थन जो कर रहे थे ब्रिटेन और यूएसए दोनों कर रहे थे। देखिए अब ये जो समझौता हुआ था वो फरवरी 1945 और अगस्त 1945 के बाद का, दोनों संक्षिप्त रूप से। तो यहाँ पे जो है पोलैंड के अंदर इस शासन के तहत, मतलब लोकतांत्रिक शासन के तहत आपको शासन सत्ता जो नई सिरे से शुरू करनी थी। लेकिन क्या हुआ, लुब्नीन शासन अपनाते हुए यूएसएसआर ने अपनी नीतियां पोलैंड के ऊपर थोपनी शुरू कर दी और यहाँ के साम्यवादी दलों को इकट्ठा करके, देखिए दो दल थे साम्यवादी दलों को, पोलैंड के साम्यवादी दलों के से नेताओं से बात करके वहाँ पे जो अपनी साम्यवादी सरकार स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। और इसके बाद यहाँ तक वो नहीं रुका, उसके बाद उसने 4 और देशों में साम्यवादी सरकार स्थापित की। तो उस समय यह कारण था कि उस समय अन्य देशों को, जो ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, उनका जो गुस्सा इसके ऊपर होना सही था, क्योंकि वो उनकी जो समझौते के अनुसार नहीं चल रहा था, वो समझौते की अवहेलना करनी उसने शुरू कर दी थी। लेकिन किन किन देशों में उसने साम्यवाद को प्रोत्साहित किया, तो एक जो थे बुल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और था रोमानिया।
इन देशों में इन्होंने क्या किया कि हमारी जो साम्यवादी शासन व्यवस्था है जो इन देशों में स्टार्ट करनी शुरू कर दी, ये भी मुख्य कारण था। अब अगले कारण की विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा कारण था द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। देखिए कहीं जरूरी नहीं कि हमेशा यूएसएसआर ही गलत था, हमेशा यूएसएसआर गलत नहीं था। अब द्वितीय मोर्चे के प्रश्न अमेरिका और ब्रिटेन गलत थे। कैसे? द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, देखिए द्वितीय मोर्चे का प्रश्न यह था कि जब जर्मनी रूस के ऊपर आक्रमण कर रहा था तो जब जर्मनी रूस के ऊपर आक्रमण कर रहा था तो रूस ने ब्रिटेन और अमेरिका से सहायता मांगी। ब्रिटेन और अमेरिका सहायता मांगी, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन उसे सहायता देना नहीं चाहते थे, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका साम्यवाद को जर्मनी के तानाशाह हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक समझते थे। तब उन्होंने ये कहा कि अगर हम रूस की सहायता करेंगे तो क्या होगा, रूस हमारे ऊपर उसकी नीति लादने की कोशिश करेगा। बल्कि हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर रूस ने अमेरिका का साथ दिया, ये सत्य है, ये हमें पता है। मित्र राष्ट्र में रूस की भागीदारी थी अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जो तो रूस को हारते हुए देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि उसके बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा फिर उसके बाद में अमेरिका और ब्रिटेन ही शासन पूरे विश्व के ऊपर राज करेंगे। इससे यूएसएसआर नाराज हो गया, इससे द्वितीय मोर्चे के प्रश्न पर यूएसएसआर नाराज हो गया। एक है टर्की विवाद। देखिए टर्की विवाद यह है, टर्की विवाद के अंदर क्या होता है कि अब रूस जो है टर्की के ऊपर आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर देता है, और जब आधिपत्य स्थापित करना शुरू करता है तो यूएसएसआर उसका विद्रोह करता है, और यूएसएसआर उसको रूस जो टर्की ऊपर अपना साम्यवाद प्रसारित करता है तो यूएसए उसका विद्रोह करता है। ये विवाद है। एक है ईरान विवाद, ईरान मुद्दा, ये भी इसका कारण है। ईरान मुद्दा में क्या होता है, ईरान के दो भाग हैं, उत्तरी ईरान और दक्षिणी ईरान। देखिए उत्तरी ईरान के ऊपर तो यूएसएसआर का कब्जा होता है और दक्षिणी ईरान के ऊपर यूएसए का कब्जा होता है। अब देखिए यूएनओ जब उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ बन ही जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि अमेरिका आप यहाँ से हट जाइए, तो अमेरिका तो चुपचाप यहाँ से हट जाता है, लेकिन यूएसएसआर अपनी सेना यहाँ से नहीं हटाता। ये भी विवाद का मुख्य मुद्दा है, जिससे यूएसए का उसके ऊपर गुस्सा होना लाजिम है। तो छठा पॉइंट है वो था बाल्कन समझौता। देखिए बाल्कन समझौता हुआ था ब्रिटेन और यूएसएसआर के बीच में 1944 में। ब्रिटेन व यूएसएसआर के बीच में 1944 में बाल्कन का समझौता होता है। अब बाल्कन समझौते की मुख्य बातें क्या थी? बाल्कन समझौते की मुख्य बातें ये थी कि उन्होंने अपने अपने हिसाब से सभी देशों को डिवाइड कर दिया कि वो देश आपके होंगे, ये देश हमारे होंगे। तो जो ब्रिटेन था उसने कहा कि पूरी यूरोप जो है मेरा है, पूरी यूरोप का यूनान जो मेरा है, पूरी यूरोप का यूनान जो है मेरा है। और यूएसएसआर ने कहा यहाँ पे क्या होगा, दोनों का 50-50% जो है वो इसमें सम्मिलित होगा। और उसने कहा कि बुल्गारिया और रोमानिया, इस समझौते में कहा गया कि हाँ ठीक है, स्वतंत्र होने के बाद बुल्गारिया और रोमानिया के ऊपर जो अपने उपनिवेश स्थापित करोगे, कुछ भी करोगे आप, जो ये हिस्सा जो है वो आपका है और ये हिस्सा जो हमारा है, ये यूनान का हिस्सा जो है ब्रिटेन का है। और तो कहा कि दोनों की जो 50% भागीदारी होगी वो होगी हंगरी और यूगोस्लाविया पर। लेकिन यहाँ मुख्य बात जो ध्यान देने की यह है कि इस मुद्दे की भी अवहेलना शुरू कर दी इसने, क्योंकि हमने देखा था कि दो समझौते वो तो हो रखे थे। एक तो याल्टा समझौता हो रखा था, पोट्सडाम समझौता हो रखा था, उसमें उन्होंने यहाँ पे तो साम्यवादी शासन स्थापित करना शुरू कर दिया था, बल्कि यहाँ पे दोनों का समान हिस्सा था। फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ समय बाद उसने पूरी यूरोप की यूनान के ऊपर भी अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिया था यूएसएसआर ने। ये इसलिए क्या था कि 1944 जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा चरमरा जाती है, बहुत ज़्यादा इतनी अर्थव्यवस्था होती है कि ब्रिटेन जो है इसको संभाल नहीं पाता। तो यूएसएसआर ने क्या किया, उसके मौके का फ़ायदा उठाकर यूएसएसआर यूनान के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने की पेशकश करता है। फिर क्या होता है कि जैसे ये पेशकश करता है
ब्रिटेन यूएसएसआर जैसे इसके ऊपर आधिपत्य स्थापित करने की पेशकश करता है। समझौते में क्या कि दोनों की बराबर हिस्सेदारी होगी, लेकिन जैसे इसके ऊपर पेशकश करता है तो यूएसए इसका विरोध करता है। यूएसए इसका विरोध करता है। अब देखिए मैं कारण बता रहा हूँ आपको। अगला कारण जो है हमारा 7वां जो कारण है वो है लंदन प्रोटोकॉल। लंदन प्रोटोकॉल की अवहेलना। अब देखिए कितनी अवहेलना कर रहा है सोवियत संघ, जो बहुत सारे प्रोटोकॉल की अवहेलना कर चुका है। अब लंदन प्रोटोकॉल 1948 में लंदन प्रोटोकॉल होता है। 1948 में लंदन प्रोटोकॉल होता है। लंदन प्रोटोकॉल की अवहेलना किस प्रकार करता है? देखिए लंदन प्रोटोकॉल के अंदर वो बर्लिन की नाकेबंदी करनी शुरू कर देता है। बर्लिन की नाकेबंदी करनी, इसकी अवहेलना कर रहा है यहाँ पे। बर्लिन की नाकेबंदी या घेराबंदी यूएसएसआर शुरू कर देता है। देखिए अगर हमारा अगला पॉइंट है जिससे ये भी एक विद्रोह का बहुत बड़ा कारण है कि शीत युद्ध की प्रारंभ इसने बहुत भूमिका निभाई थी। 7वां। 8वां जो है सोवियत संघ की अमेरिका विरोधी नीति। सोवियत संघ की अमेरिकी विरोध नीति। सोवियत संघ की अमेरिकी विरोध नीति। देखिए सोवियत संघ की अमेरिकी विरोध नीति किस प्रकार? पहली प्रकार अमेरिका के विरुद्ध प्रचार अभियान। ये देखिए अमेरिका में एक जो संस्था है, अधिकारी की संस्था कार्य करती है, उस संस्था का नाम है स्ट्रेटेजिक सर्विस। अब इन स्ट्रेटेजिक सर्विस के क्या होता है कि इनके अधिकार को पता चलता है कि हमारी जो गुप्त सूचनाएं हैं वो वहाँ पे जो एक साम्यवाद का एक पत्र प्रकाशित होता है अमेरिका में, उसका नाम था अमरेसिया। उन्हें लगा कि ये पत्र जो है हमारी जो गुप्त सूचनाओं को, अमरेसिया जो पत्र है, साम्यवाद का जो पत्र है वहाँ पे प्रचारित हो रहा था, ये पत्र जो है गुप्त सूचनाओं को रूस को दे रहा है। तो ये भी विद्रोह का बहुत कारण बना उसको। ये जो घटना थी 1945 की घटना थी। फिर देखिए एक 1946 में एक और घटना होती है, कनेडियन रॉयल कमीशन रिपोर्ट। कनेडियन रॉयल कमीशन रिपोर्ट वो होती है 1946 में। देखिए कनेडियन रॉयल कमीशन रिपोर्ट क्या थी आपको विस्तार से बता देता हूँ। कनाडा में कनेडियन रॉयल कमीशन रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया कि कनाडा के अंदर जितने कितने भी साम्यवादी दल हैं, वे साम्यवाद मतलब सोवियत संघ की एक भुजा का काम करते हैं। तो उन्होंने इस रिपोर्ट में ये दावा किया कि वास्तव में ये जो हमारे जो दल हैं, सोवियत संघ के जो जितने कितने भी साम्यवादी दल है, समाजवादी के जितने कितने दल हैं, वो दल जो है हमारी सूचनाओं को वहाँ पे पहुँचा रहे हैं और वो उनके अंडर में रहकर काम कर रहे हैं। ये भी एक विद्रोह का बहुत बड़ा कारण था। और 9वां जो है तात्कालिक कारण। देखिए तात्कालिक कारण बहुत सारे थे, जिसमें आप ले सकते हैं चर्चिल का भाषण। चर्चिल का फुलटन भाषण लेने से पहले मैं बात करूंगा 1945 की, अगस्त 1945 की घटना है ये, जब ब्रिटेन और यूएसए इसके विदेश मंत्री थे ब्रेविन और इसके विदेश मंत्री थे ब्रेविज। देखिए ब्रिटेन की ये भी विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री। इन दोनों ने मिलकर एक वाक्य कहा था सोवियत संघ के खिलाफ, और सोवियत संघ को ये वाक्य बहुत ज़्यादा चुभा। इन दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा था 1945 में कि हमें सोवियत संघ से नहीं लड़ना है। सोवियत संघ के, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें तानाशाह के एक रूप से नहीं लड़ना है, बल्कि तानाशाह के दूसरे रूप के संस्थापन को रोकना है। मतलब तानाशाह मतलब रूस, तानाशाह के दूसरे संस्था मतलब सोवियत संघ जो सामाजिक विचारधारा उसको रोकना है।
उसकी इसी कथन के कारण ये विद्रोह में आग में घी डालने जैसा काम करता है। दूसरा देखिए आप 1946 में इसकी घटना फुल डेट में बताएं तो ये होगा 5 मार्च 1946 को चर्चिल कौन है भाई? ब्रिटेन के राष्ट्रपति थे उस समय। चर्चिल का फुलटन भाषण, चर्चिल ने फुलटन में भाषण दिया था। फुलटन भाषण में उन्होंने कहा था कि बाल्कन से लेकर स्ट्रेटिन तक, बाल्कन में स्ट्रेटिन से वो एड्रियाटिक में देखिए एड्रियाटिक वहाँ का एक क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि बाल्कन से लेकर स्ट्रेटिन में और एड्रियाटिक से लेकर देखिए उनके जो क्षेत्र जितना कितना यूरोप का क्षेत्र है वहाँ के ऊपर एक लोह आवरण जो कहते हैं उसे सोवियत जो नीति है महाद्वीप में लोह आवरण नीति कह सकते हैं, लोह का आवरण बना दिया है। उन्होंने कहा था इसे कहते हैं आयरन कर्टेन की नीति दी थी। आयरन कर्टेन उन्होंने कहा था चर्चिल फुलटन भाषण की एक फुलटन भाषण की विशेषता यह है कि इसको शीत युद्ध का उद्घोषणा मान सकता है। शीत युद्ध की उद्घोषणा माना जा सकता है। देखिए ये फुलटन भाषण जो था वो चर्चिल ने दिया था और इसमें विवाद इतना गहरा है कि यह वास्तव में ये उसकी उद्घोषणा ही थी, क्योंकि उसने इतना कह दिया कि आयरन कर्टन की नीति जो दी थी वो चर्चिल ने दी थी और चर्चिल ने इस नीति में कहा था कि वास्तव में ये पूरे महाद्वीप के ऊपर अपना एक लोहा आवरण छाने वाला है। वो यहाँ तक छा चुका है। लोहा आवरण का मतलब छाता नुमा लोहा आवरण छा गया। मतलब आयरन कर्टन का मतलब ये होता है कि साम्यवाद को इतना प्रसारित कर दिया कि वो हमारे तक आने में बहुत जल्दी आ सकता है। उसने अपनी इस घोषणा में यह कहा। देखिए आगे में अगर बात की जाए कारण की, ठीक है, अणुबम का विस्फोट, नोवा अणुबम का विस्फोट। देखिए अणुबम का विस्फोट कब हुआ था? अणुबम का विस्फोट अमेरिका ने किया था जुलाई 1945 में अणुबम का विस्फोट किया था। और अणुबम के विस्फोट में यह होता है कि वास्तव में जो अणुबम का विस्फोट जुलाई 1945 में किया था तो उस समय अमेरिका ने सिर्फ ब्रिटेन को इसकी जानकारी दी थी और इस ब्रिटेन को जानकारी देने के बाद जब जुलाई विस्फोट 1945 विस्फोट भी कर लिया तब तक सोवियत संघ को पता नहीं था कि वास्तव में अमेरिका कौन सी नीति अपना रहा है। और इस नीति के लिए उसने अमेरिका का विरोध किया और कहा कि आपने हमें इस ऑपरेशन में साथ में क्यों नहीं रखा। देखिए अगर हम बात की जाए अणुबम के विस्फोट के बारे में बात की जाए तो मैं संक्षेप में ऐसे जनरल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो प्रथम परमाणु विस्फोट हुआ था 1945 में और दुनिया का सबसे पहला बड़ा परमाणु परीक्षण जो हुआ था 30 अक्टूबर 1961 को रूस यूएसएसआर द्वारा। फिर बाद में 1964 में चाइना ने परमाणु विस्फोट किया था। फिर 1974 में पोखरण फर्स्ट के नाम से भारत ने परमाणु विस्फोट किया था। और देखिए इस परमाणु विस्फोट को द स्माइलिंग बुद्धा भी कहते हैं। द स्माइलिंग बुद्धा मतलब मुस्कुराता हुआ बुद्धा। शांति में ये परमाणु विस्फोट था, भारत का शांति में। और इसके बाद में भारत ने अपना दूसरा परमाणु विस्फोट किया था 1998 2 मई 1998 को दूसरा जो परमाणु विस्फोट किया था उसे कहते हैं पोखरण सेकंड के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपना परमाणु विस्फोट किया था। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपना परमाणु विस्फोट किया था। देखिए अब सोवियत संघ के द्वारा कहाँ पे अमेरिका की सहायता नहीं की गई या मित्र राष्ट्रों की सहायता नहीं की गई या साथ में रह गद्दारी की गई तो एक था जापान। जब 1945 जब अमेरिका ने कहा 1945 में, आप ऐसे कह सकते हैं इसको 1945 जब अमेरिका ने कहा जापान से अमेरिका ने रूस से कहा कि हम जापान के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं तो उस समय उसने इसका साथ देने से स्पष्ट मना कर दिया कि कहा मैं आपके साथ नहीं हूँ। उसके बाद में साइबेरिया के एक द्वीप पर उन्होंने कहा कि हम नौसैनिक सेना स्थापित करना चाहते हैं। उस समय भी
यूएसएसआर ने मना कर दिया। और उसके बाद में मंचूरिया 1946 की घटना है। मंचूरिया में क्या हुआ कि मंचूरिया में जो जापान के सैनिक जो युद्ध के समय जब अमेरिका ने उसको हरा दिया था, युद्ध के समय मंचूरिया में जो अपना एक सैनिक अड्डा था जापान का, वहाँ पे अपने सभी शस्त्र अस्त्र छोड़ कर चले गए थे। उस जाने के बाद यूएसएसआर ने अपनी सेनाओं के द्वारा इसके ऊपर कब्जा कर लिया और अन्य यूएसए की या अन्य किसी मित्र राष्ट्र की सेनाओं को वहाँ पे आने नहीं दिया। देखिए ये भी एक बहुत विवाद का मुद्दा बना, दोनों में शीत युद्ध का कारण बना था। मंचूरिया 1946, साइबेरिया विवाद। और जो अगला अपना अगर अंतिम मुख्य बिंदु देखें इसके अंदर तो बहुत सारे बिंदु थे। दूसरा था कि द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, दोनों ये जो थे दोनों चाहते थे कि वास्तव में विश्व के ऊपर राज शासन कौन करेगा। साम्यवादी नीति का प्रसार वो करना, साम्यवादी नीति का पता यूएसएसआर करना चाहते थे और यूएसए जो है अपने पूंजीवादी नीति को प्रसार करना चाहते थे। देखिए हेलो दोस्तों, देखिए हम आगामी कारण की बात करें। 1946 में मंचूरिया का जो था उसने वहाँ पे आधिपत्य स्थापित कर लिया था। देखिए अगर हम अगला कारण बात करें, बारहवां, ये कितना था आपको पता नहीं मुझे, 12वां 13वां होगा। देखिए उसमें था यूएसएसआर का बार बार वीटो प्रयोग। ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा था कि यूएसएसआर उन मुद्दों के ऊपर वीटो कर देता था जो यूएसए और ब्रिटेन या अन्य सभी देश जो हैं वो चाहते थे। यूएसएसआर का वीटो प्रयोग बार वीटो प्रयोग करना। 13वां जो था, देखिए अमेरिका यूएसए को अपने मतलब यूएसए जो है यूएसएसआर को एक आर्थिक सहायता पैकेज दे रहा था, उसका नाम था लैंड लीज। कह सकते हैं यूएसए द्वारा लैंड लीज सहायता का बंद करना, लैंड लीज सहायता का बंद करना, ये जिससे यूएसएसआर जो है इसके ऊपर गुस्सा हो गया था बहुत ज़्यादा। और जो है एक मिनट देख लेता हूँ। देखिए इसमें और भी कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसमें शीत युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर बात करें तो दो अमेरिका के उसमें बहुत सारी योजनाएं प्रचलित थी। ये था ट्रूमैन सिद्धांत। देखिए मार्च 1947 में ट्रूमैन ने अपना सिद्धांत दिया था, जिसे ट्रूमैन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ट्रूमैन जो सिद्धांत को क्रियान्वित किया था वो अपनी मार्शल योजना के द्वारा। जॉन मार्शल जो थे अमेरिका के सचिव थे और मार्शल ने अपने इसे मार्शल योजना भी कह सकते हैं, मार्शल योजना द्वारा ये दी थी जुलाई 1947 में। मार्शल योजना आई थी। और देखिए मार्शल योजना का एक ही कार्य था कि मार्शल योजना में कहा गया था कि जो पश्चिमी यूरोप के जो जितने कितने विदेश है, पश्चिमी यूरोप के जितने कितने देश है उनको अपने अंडर में लिया जाए। कैसे लिया जाए? वो आर्थिक पैकेज के द्वारा लिया जाए। तो ये योजना अमेरिका के द्वारा जारी की गई थी और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने गुट में सम्मिलित करना ये प्रस्तावित था। देखिए फिर बाद में क्या होता है, मार्शल योजना जुलाई 1947 के बाद में पश्चिम यूरोप के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना यूएसए स्टार्ट कर देता है। फिर बाद में क्या होता है कि इसके जवाब में यूएसएसआर अपनी योजना देता है, यूएसएसआर द्वारा इसके जवाब में योजना देता है, उसका नाम था कॉमिन फॉर्म योजना। लेकिन इस योजना का मकसद था कि अब पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक पैकेज जो देगा यूएसएसआर देगा। अगर बाद एक और सिद्धांत था, ये तो ये ट्रूमैन सिद्धांत मार्च 1947 में था, वो मार्शल योजना के रूप में क्रियान्वित किया था। और उसमें जब चर्चिल का भाषण था उसमें एक और सिद्धांत के वो बल दिया गया था, वो था मुनरो सिद्धांत। देखिए मुनरो सिद्धांत जो है वो मुनरो सिद्धांत दिया गया था 1823 में। अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज मोनेरो ने मुनरो सिद्धांत दिया था। लेकिन उसको जो क्रियान्वित करने का जो कार्य था वो ट्रूमैन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा कि वास्तव में मुनरो सिद्धांत को बल देना चाहिए। 1823 में मुनरो सिद्धांत दिया गया था। और मुनरो सिद्धांत में जो अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरो ने कहा था
कि अमेरिका अमेरिकन के उन्होंने कहा था कि अमेरिका जो है केवल अमेरिकन के लिए, अमेरिका जो है केवल अमेरिकन के लिए। मैं आपको थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ अपने टॉपिक से, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि एक टॉपिक में सही चीज़ आ जाए। देखिए अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था 1776 में हुआ था, 1776 में। तब उस समय ब्रिटेन और फ्रांस ने जो वहाँ पे अपने ब्रिटेन भी था, फ्रांस के सारे देश थे, इसमें रसिया मुख्य रूप से ब्रिटेन था। तो उसमें ये नारा दिया गया था कि अमेरिका केवल अमेरिकन के लिए, कोई भी इसके ऊपर हस्तक्षेप करने की कोशिश ना करें। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि जो लैटिन अमेरिकन जो देश थे, अमेरिका जो गरीब पिछड़े देश थे, लैटिन अमेरिकन दक्षिण अमेरिका के देश थे, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो है जो वापस अपने उपनिवेश स्थापित करना चाह रहे थे, इसलिए मुनरो ने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब देखिए दोनों देशों ने अपने अपने अलग अलग सैन्य संगठन जो है बनाने स्टार्ट कर दिए थे। पहला था नाटो सैन्य संगठन। नाटो बना था 1949 में। ये अमेरिका का नेतृत्व कर रहा था, अमेरिका का सैनिक संगठन जिसे बोलते हैं। फिर बाद में इसके जवाब में वार्सा पैक्ट, वार्सा सैनिक संगठन जिसे बोलते हैं, वार्सा सैनिक संगठन 1955 में बना था। 1955 में वार्सा सैनिक संगठन बना था। देखिए अब ध्यान देने की बात है कि दोनों में टकराव की जो बात थी, जो यहाँ पे चरम बिंदु पे थी। अब हम बात कर रहे हैं शीत युद्ध के मुख्य बिंदु के ऊपर।